हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम पॉलिटी को जो है कवर कर रहे हैं। तो आज हमारा पॉलिटी का थर्ड लेक्चर रहेगा। इससे पहले हम संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र पढ़ चुके हैं, दूसरा नागरिकता पढ़ चुके हैं। तो आज के लेक्चर जो है हमारा भाग 3 के ऊपर मूल अधिकारों पे रहने वाला है। और आप सभी को अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो भाग 3 है उसके अंदर मूल अधिकारों को दिया गया है। तो सबसे पहले सवाल यह उठता है कि मूल अधिकार होते क्या हैं। मूल अधिकार जो हैं विशेष अधिकार होते हैं जो कि किसी देश के नागरिकों को जो है वो दिए जाते हैं। कुछ अधिकार ऐसे होते हैं जो केवल देश के नागरिकों को दिए जाते हैं और कुछ अधिकार जो हैं ऐसे भी होते हैं जो कि चाहे देश के नागरिक हों या फिर विदेशी हों, सबको दिए जाते हैं। तो जो ये मूल अधिकार होते हैं इन्हें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के अंतर्गत रखा गया है, जो कि भाग 3 के अंदर इंक्लूड हैं। मूल अधिकारों को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो मैग्ना कार्टा मूल अधिकारों को क्यों कहा जाता है? कहा जाता है कि सबसे पहले ब्रिटेन के अंदर जो है एक राजा के द्वारा एक साथ बहुत से अधिकार दिए गए थे, जिस कारण जो है एक साथ अधिकार देने के कारण उस समय पर उन अधिकारों को मैग्ना कार्टा कहा गया था। तो जो भारत का संविधान है इसके अंतर्गत जो है हमें सबसे अधिक लंबा संविधान देखने को अगर मिलता है तो वो भारत का ही मिलता है। और जो भाग 3 है इसके अंतर्गत नागरिकों को बहुत सारे अधिकार दिए गए हैं, इसीलिए इसे मैग्ना कार्टा भी जो है कहा जाता है। इसे यूएसए का जो संविधान है यानी कि जो मूल अधिकार हैं इनको यूएसए के संविधान से लिया गया है। तो चलिए जानते हैं कि जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 के बीच में जो मूल अधिकारों का उल्लेख है वह क्या कहते हैं। सबसे पहले जो अनुच्छेद 12 है वो क्या कहता है कि अनुच्छेद 12 कहता है जो भी मौलिक अधिकार हैं उनके द्वारा जो है राज्य की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया जाता है। तो राज्य का अभिप्राय यहाँ ऐसा नहीं है कि जैसे हमारे भारत के अंदर 28 राज्य देखने को मिलते हैं, क्या जैसे कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, इस प्रकार से राज्य देखने को मिलते हैं। तो इन राज्यों को अभिप्राय जो है इन राज्यों से नहीं है, बल्कि जो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत जैसे संसद है, लोकसभा, विधानसभा या फिर जितने भी मंत्री हैं जो ये सब है ना, यही सब जो हैं वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं, छोड़कर सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट जो है वो राज्य की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आता। जो मूल अधिकार हैं उन्हें जीवन जीने के लिए जो है अत्यंत आवश्यक माना जाता है और यह जो है न्यायसर्गिक अधिकार भी हैं जो कि नागरिकों को दिए गए हैं। तो अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की जो परिभाषा है उसको परिभाषित किया जाता है। और जो अनुच्छेद 13 है उसके अंदर यदि हमारे जो मूल अधिकार होते हैं उनको किसी दूसरे के जो मूल अधिकार हैं वो प्रभावित करें तो हमारे जो मूल अधिकार हैं उन पर रोक लगाई जा सकती है। एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि हमें मूल अधिकार दिए गए हैं लेकिन हमारे जो मूल अधिकार हैं वो तब तक मान्य होंगे जब तक हमारे द्वारा किसी दूसरे के जो मूल अधिकार हैं उनका उल्लंघन ना किया गया हो, तब तक हमारे जो अधिकार हैं वो मान्य रहते हैं। तो जो अगला अनुच्छेद है जो कि 14 से 18 है तो उसके अंतर्गत जो है समता या फिर जो समानता है उसके अधिकार दिए गए हैं। तो जो अनुच्छेद 14 है उसके अंदर विधि के समक्ष जो समानता है उसका अधिकार दिया गया है। इसका अभिप्राय यही है कि कानून के सामने जो है सभी लोग समान हैं, चाहे वह निम्न वर्ग से आते हों या उच्च वर्ग से। तो यह व्यवस्था जो है वो ब्रिटेन से ली गई है। जब भी कोई कानून है उसके समान संरक्षण
की व्यवस्था होती है तो वह जो है अमेरिका से ही ली जाती है। लेकिन जैसे हमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो जो ट्रैफिक की सिग्नल लाइट होती हैं वहाँ पर अगर सिग्नल किसी समय पर रेड होता है और उसी समय पर कोई भी प्रधानमंत्री ही क्यों न हो या फिर कोई आम आदमी हो, वह अगर दोनों एक टाइम पे उसी समय वहाँ पर मौजूद हैं तो ऐसा नहीं है कि रेड सिग्नल है तो प्रधानमंत्री की जो गाड़ी है वो तो निकल जाएगी और जो आम आदमी के है वह खड़ी रहेगी। तो ऐसा जो है वो नहीं है, बल्कि कानून के समक्ष जो हैं वो सभी समान है, चाहे प्रधानमंत्री हो, चाहे राष्ट्रपति हो या फिर आम नागरिक, उसको भी जो है इन कानूनों का पालन करना पड़ेगा। लेकिन इसमें कुछ अपवाद भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि कोई राष्ट्रपति है या फिर राज्यपाल है, अगर वह अपने कार्य पर जो है कार्यरत हैं, यानी कि जैसे वो नौकरी कर रहे हैं, जो राज्यपाल हैं और राष्ट्रपति हैं उनके कार्यकाल के अंदर जो है उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता जब तक कि वो अपने पद से इस्तीफ़ा ना दे दें या फिर उनका कार्यकाल जो है पूरा ना हो जाए। और जो अनुच्छेद 15 है वो क्या कहता है कि जाति, धर्म, लिंग तथा जन्म के आधार पर जो है किसी भी सार्वजनिक स्थल यानी कि कोई भी जो सरकारी स्थान है उस पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम किसी भी व्यक्ति को, जैसे कि कोई मंदिर है तो हम किसी भी व्यक्ति को जो है जाति या फिर धर्म के आधार पर नहीं कह सकते कि तुम इसके अंदर जो है एंटर नहीं कर सकते। लेकिन जो अल्पसंख्यक हैं उनकी गणना धर्म के आधार पर ही की जाती है, जैसे कि मुस्लिम, जैन, बौद्ध, सिख, ईसाई। लेकिन कुछ अगर देखें तो इनमें जो है हमें इसमें भी अपवाद देखने को मिलते हैं कि जो महिलाएं हैं या फिर जो बच्चे हैं उनको जो है कुछ आधारों पर हमें जो है आरक्षण की व्यवस्था भी देखने को मिलती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम देखें, जैसे यूपीएससी का फॉर्म ही फिल करते हैं उसी टाइम देख लो कि जो यूपीएससी का फॉर्म फिल किया जाता है तो उस समय पर क्या होता है कि फ़ीस जो है वो 100 रुपये रखी गई है। लेकिन अगर कोई महिला उस फॉर्म को फिल करती है तो वह जो है निःशुल्क जो है यह फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकती है। और जो अनुच्छेद 16 है वो लोक नियोजन में जो अवसर हैं उसकी समानता जो है प्रदान करता है, यानी कि अगर कोई सरकारी नौकरी है तो हम जो है किसी भी व्यक्ति को यह कहकर मना नहीं कर सकते कि तुम्हारी जाति जो है ये है या तुम इस धर्म से रिलेट करते हो। यानी कि जो सरकारी नौकरियां हैं उनके अंदर सभी को समानता दी गई है और जो आरक्षण है उसकी भी चर्चा की गई है। जो समिति थी उसको कहा गया था कि जैसे एससी को छूट दे दी गई और एसटी को छूट दे दी गई, और जैसे हम देखें तो जो निम्न वर्ग आय के लोग हैं उनको भी 10% का आरक्षण दिया गया। लेकिन कहा गया कि जो समिति थी कि तुम्हें जो है पूरे जो भारत है उसके अंदर घूमकर देखना है कि जो एससी, एसटी या फिर जो जर्नल हैं उनसे अतिरिक्त जो है हमें कौन कौन सी जो जाति या फिर जनजातियाँ जो हैं इनके अंतर्गत नहीं आती, यानी कि इनसे भी अलग हैं। तो जब उन्होंने घूमकर देखा तो क्या हुआ कि उन्हें जो है 3,500 के करीब ऐसी जनजातियाँ मिली जो ना तो एससी में थी, ना ही एसटी में और ना ही जर्नल में। फिर उन्हें क्या किया गया, उन्हें ओबीसी की कैटेगरी के अंदर जो है वो रखा गया। और जो अनुच्छेद 17 है वह हमें अस्पृश्यता या जो छुआछूत होती है उसके अंत के बारे में जो है वो बताता है। यानी कि पहले जैसे हमने जो प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ा उसके अंतर्गत जो है हमने देखा था कि पहले जो है समाज जो है वो वर्गों में बटा हुआ था। तो जो शूद्र होते थे उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता था कि गांव के अंदर उन्हें रखने नहीं दिया जाता था। वो गांव के अंदर नहीं रह सकते थे, गांव के बाहर उन्हें रहना पड़ता था। या फिर जो पंख होते हैं उनको अपनी पीठ पर जो है उन्हें बांधना पड़ता था ताकि जब वे चल रहे हैं तो जो उनके पैर हैं ज़मीन पे पड़ रहे हैं तो उनके जो पैरों के निशान हैं ताकि वे साथ साथ मिटते चलें।
तो जो अनुच्छेद 17 है उसके अंतर्गत यह कहा गया है कि उसी प्रकार से जो है जाति धर्म के आधार पर किसी भी के साथ भी जो है वो भेदभाव नहीं किया जा सकता, कानून के समक्ष सभी समान हैं। और जो अनुच्छेद 18 है वह कहता है उपाधियों का अंत। लेकिन कुछ मामलों में जो है ये अधिकार भी दिए गए हैं कि जैसे शिक्षा है या फिर जो सुरक्षा है तथा भारत रत्न पद्म विभूषण इत्यादि रख सकते हैं, और इनके अलावा जो है कोई भी उपाधि नहीं रख सकता। और अगर कोई विदेशी भी भारत में रहता है तो उसे भी उपाधि ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति जो है वो लेनी पड़ती है, जैसे कि इंजीनियर, डॉक्टर, मेजर या जो कर्नल हैं इत्यादि। और जो अनुच्छेद 19 से 21 हैं उसके अंतर्गत स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके बारे में दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 19 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 19 के अंतर्गत हमें 6 अधिकार दिए गए हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि अपने जो मन के भाव हैं, विचार हैं, उनको किसी के सामने भी जो है हम खुलकर व्यक्त कर सकते हैं। या फिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि मन के भाव को बोलकर या लिखकर प्रकट किया जा सकता है। झंडा लहराने की, यानी कि जैसे जो स्वतंत्रता का उपलक्ष्य होता है तो हमें झंडा फहराने की अनुमति जो है वो दी गई है। या फिर जो पुतला जलाया जाता है उसकी भी परमिशन है। आरटीआई एवं जो प्रेस है, यानी कि हम जो है कोई भी आरटीआई लगा सकते हैं या फिर जो सभा है वह कर सकते हैं। दूसरा, बिना हथियार के सभा करने का जो अधिकार है वह भी अनुच्छेद जो 19 है उसी के अंतर्गत दिया गया है। संगठन बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि कई लोग मिलकर जो हैं संगठन भी बना सकते हैं जब तक कि वह कोई देशद्रोह का काम ना करें। या फिर जो बिना रोक टोक के चारों तरफ घूमने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही दी गई है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो हमारा जो अधिकार है, यानी कि जो हमारे मूल अधिकार हैं, कहें कि हम जो है चलते चलते किसी के घर में घुस गए और कहें हमें तो अधिकार दिए गए हैं। हमारे अधिकार तब तक ही मान्य होंगे जब तक कि किसी दूसरे के अधिकारों का उल्लंघन ना किया जाए। और भारत में जो है हमें कहीं भी किसी भी स्थान पर रहने या फिर बसने की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही प्रदान की जाती है। और जो अनुच्छेद 5 है, जो इसी के अंतर्गत 5वां जो संपत्ति का अधिकार है। पहले क्या था कि जो संपत्ति का अधिकार है वह हमारे मूल अधिकारों के अंतर्गत शामिल किया गया था, लेकिन बाद में जो है इसे कानूनी अधिकार में जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया। मूल संविधान में जो मूल अधिकार हैं उनकी संख्या पहले 7 थी, किंतु अब जो है संपत्ति के अधिकार को 44वां जो संविधान संशोधन है उसे करके हटा दिया गया और अब इसे जो है जो अनुच्छेद 300 क है उसके अंतर्गत कानूनी अधिकार में रख दिया गया है। और जो व्यवसाय है वो करने की स्वतंत्रता, यानी कि भारत के अंदर जो भारत का नागरिक है उसको कहीं भी रहने, बसने या फिर नौकरी करने की जो स्वतंत्रता है वो भी अनुच्छेद 19 के अंतर्गत ही दी गई है। जो अनुच्छेद 20 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 20 के अंतर्गत 3 प्रकार की जो स्वतंत्रताएं हैं वो दी गई हैं। एक गलती के लिए एक ही सज़ा, यानी कि किसी व्यक्ति ने जो है कोई अपराध किया है तो उस व्यक्ति को जो है उसने गलती की है उसके लिए सिर्फ एक बार ही सज़ा दी जा सकती है, न कि 2 बार या 3 बार। गवाही जो है वो नहीं दे तो सज़ा उस समय का जो कानून है उसके आधार पर ही दी जाएगी, न कि पहले या फिर बाद के जो कानून हैं उनके आधार पर। यानी कि ऐसा नहीं है कि उस व्यक्ति ने अपराध किसी टाइम किया है और बाद में कोई नया कानून लागू हो जाए तो उस कानून के हिसाब से जो है उसे सज़ा नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी जो गवाही जो है वो दी गई थी उस समय पर ही जो है
उसे उस कानून के आधार पर ही सज़ा दी जाएगी। तीसरा, जो सज़ा है उसके बाद भी ये जो बंदी है उसको संरक्षण दिया जाता है। जो कैदी होते हैं उनको उसके बाद भी संरक्षण जो है वो दिया जाता है। उसे यह अधिकार है कि उन्हें यह बताना पड़ेगा कि उस व्यक्ति को जो है गिरफ्तार क्यों किया गया है, और उसे अपनी बात रखने का अधिकार भी दिया जाता है। और जो अनुच्छेद 20 है, इसी के अनुसार जब तक किसी व्यक्ति को न्यायालय जो है दोषी करार नहीं कर देता, तब तक उसे अपराधी जो है वो नहीं माना जा सकता। और जो अनुच्छेद 21 है, उसके अंतर्गत प्राण एवं जो दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है वह दिया गया है। किसी भी व्यक्ति को अगर सज़ा दी जाती है तो उसे उस कानून के आधार पर ही सज़ा दी जा सकती है अगर वह विधि में लिखित हो। तो इसी कारण से जैसे कि अधिक धुआं देने वाले जो वाहन हैं या फिर बिना हेलमेट वाला जो व्यक्ति है उसका पुलिस जो है चालान काटती है। और जो अनुच्छेद 21 है उसमें ही जो निजता का अधिकार है उसको भी ऐड किया गया है। अब हमारी जो गोपनीय जानकारी है उसको कोई भी जो है वो उजागर नहीं कर सकता। तो जो अनुच्छेद 20 और जो 21 हैं उसको आपातकाल के दौरान जो है वो नहीं रोका जा सकता। अतः इसे सबसे शक्तिशाली जो कानून है वो कहा जाता है। जो अनुच्छेद 21 क है, अनुच्छेद 21 क के अंतर्गत जो 6 से 14 साल के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क जो प्राथमिक शिक्षा है वो ग्रहण करने का अधिकार दिया गया है। और जो अनुच्छेद 21 क है इसको 86वां संविधान जो संशोधन हुआ था 2002 में उसके द्वारा ऐड किया गया, जो कि 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ था। और जो अनुच्छेद 32 है इसमें हमें 3 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। जो 22 है उसके अंतर्गत हमें 3 प्रकार की जो स्वतंत्रता हैं वो दी गई हैं कि जो गिरफ्तारी की जाती है, किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो उसे जो संरक्षण है यानी कि जो सेफ्टी है वो प्रदान की जाती है। नंबर 1, अगर व्यक्ति को गिरफ्तार करने से पहले जो है जो वारंट है यानी कि उसका कारण बताना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति को जो है किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, उसे 24 घंटे के अंदर जो न्यायालय होता है उसके अंदर जो है सशरीर प्रस्तुत किया जाता है। उसे उससे पहले जो है उस पर कोई भी अत्याचार नहीं किया जा सकता। और अगर 24 घंटे में जो यातायात है या फिर जो अवकाश का समय है उसको नहीं गिना जाता। जो गिरफ्तार व्यक्ति है उसको अपना जो पसंद का वकील होता है, उसे जो है वकील और जो दलील है वो पेश करने का अधिकार भी दिया जाता है। और इसको जो है जो निवारक निरोध अधिनियम है उसके अंतर्गत जो है ऐड किया गया है। अगर इसकी चर्चा की बात करें तो इसकी चर्चा हमें अनुच्छेद 22 का जो भाग 4 है उसके अंदर देखने को मिलती है। इसका उद्देश्य किसी व्यक्ति को सज़ा देना नहीं बल्कि उसे अपराध से बचाना होता है। इस कानून के तहत जो पुलिस है वो किसी को भी जो है शक के आधार पर जो है बिना कारण बताए उसे गिरफ्तार कर सकती है। अगर पुलिस को यह शक हो कि कोई भी व्यक्ति जो है वो देश विरोधी काम करने वाला है तो शक के आधार पर ही जो है पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। तो जैसे कि पहले हमने कहा कि किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे यह बताना पड़ता है कि उसे किस बात के लिए जो है गिरफ्तार किया जा रहा है, या फिर उसे अपनी जो वकील या फिर जो दलील होती है वो पेश करने का अधिकार भी दिया गया है। तो जैसे अगर किसी व्यक्ति को ऐसे गिरफ्तार किया जाता है, शक के आधार पर गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को 3 महीनों तक ही जो है गिरफ्तार या फिर नज़रबंद जो है वो रखा जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। तो नज़रबंद जो है वो क्या होता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति को जब समाज में मिलने नहीं दिया जाता, उस पर नज़र रखी जाती है तो उसे नज़रबंद कहा जाता है। नज़रबंद किसी होटल में भी रख सकते हैं, किसी अलग आवास में भी, या फिर जेल कही जा सकने वाली जो जगह होती है उसके अंदर भी।
तो जिस प्रकार से अगर हमें पता हो कि कोई भी जो बच्चा है वो शैतानी करता है और घर में कोई मेहमान आने वाले हैं, तो हम उस बच्चे को जो है उस समय के लिए, कुछ देर के लिए जो है किसी कमरे में बंद कर देते हैं। उसी प्रकार से जो है इसके अंदर भी हमें यह सब जो कंडीशन है वो अप्लाई होती हुई दिखाई देती हैं। भारत में जो प्रमुख निवारक निरोधन अधिनियम है कि उनको कब कब लागू किया गया है और ये जो अधिनियम है ये कितने हैं। तो नंबर 1 जो निवारक निरोध अधिनियम 1950 है, इसको भारत का पहला निवारक निरोधक अधिनियम कहा जाता है, जो कि 31 दिसंबर 1972 में जो है 1950 में इसे लागू किया गया और 1972 के अंदर जो है इसको समाप्त भी कर दिया गया। और जो आंतरिक सुरक्षा या फिर जो अधिनियम है, यानी कि जो ये कानून है, इसे 1971 के अंतर्गत लाया गया था, किंतु इसका जो दुरुपयोग है वो बहुत अधिक मात्रा में हुआ, जिस कारण इस अधिनियम को जो है 1978 में समाप्त कर दिया गया। तीसरा जो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून अधिनियम है, इसको 1980 में लाया गया था और यह कानून अभी तक जो है हमें देखने को मिलता है। यह वर्तमान में सबसे खतरनाक अधिनियम है, क्योंकि इसी के द्वारा पुलिस जो एनकाउंटर करती है वो इसी के अंतर्गत जो है किया जाता है। जो आतंकवादी होते हैं उन्हें एवं जो विध्वंसक गतिविधियां होती हैं उनको रोकने के लिए भी 1985 में जो आतंकवादी उनके विरुद्ध लाया गया था, इसका दुरुपयोग होने के कारण जो है इसे भी 1995 में समाप्त कर दिया गया। और जो 5वां अधिनियम है कि जो आतंकवादी निवारक जो अधिनियम होता है, यह भी आतंकवादियों से रिलेटेड है, जिसे कि 2001 में प्रारंभ किया गया था और 2004 में इसको भी समाप्त कर दिया गया। जो गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम है, इस कानून के अधिकार के अनुसार जो कानून है उसका मुख्य उद्देश्य कोई भी आतंकवादी जो गतिविधि होती है उस पर रोक लगाना है। और जो पुलिस है या फिर जो जांच के लिए जितनी भी एजेंसियां बनाई गई हैं, इन कानूनों के तहत कोई भी आतंकवादी हो, अपराधी हो या फिर कोई भी संदिग्ध व्यक्ति हो या फिर कोई भी संदिग्ध चिह्न हो, वह कराती है जो कि आतंकवादी या फिर जो आतंकी गतिविधियां हैं उनमें शामिल होते हुए दिखाई देते हैं। तो जो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसको अनुच्छेद 23 और जो 24 है उसके अंतर्गत रखा गया है। तो अनुच्छेद 23 क्या कहता है कि जो बलात्सरम है, यानी कि ज़बरदस्ती किसी से काम जो है वो नहीं करवाया जा सकता, या फिर बिना बेगारी के आई मीन जैसे किसी व्यक्ति से जो है कोई काम कराया जाता है और उसे उसके काम के लिए पैसे नहीं दिए जाते, तो यह नियम जो है जो कि अनुच्छेद 23 है, यह ऐसे कामों पर ही रोक लगाता है। किंतु जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या फिर जो उसके मुद्दे हैं उन पर जो बलात्सरम है या फिर जो बेगारी है वो कराई जा सकती है। जो अनुच्छेद 24 है वह 14 वर्ष से जो कम उम्र के बच्चे होते हैं उनको किसी भी ऐसी जगह पर काम करने से रोकता है जहां पर उनकी जान को खतरा हो। जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है उसको अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में रखा गया है। तो अनुच्छेद 25 जो है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 25 के अनुसार जो अंतःकरण है यानी कि जो कंक्लूजन है उसकी चर्चा या फिर जो व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी चर्चा की गई है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म से रिलेटेड हो वह अपने धर्म को जो है अच्छी तरह से मान सकता है, उस पर कोई भी रोक टोक जो है वो नहीं लगाई जा सकती। इसके तहत ही जो सिख होते हैं वो तलवार रखते हैं, मुस्लिम दाढ़ी रखते हैं और जो हिंदू है वह टीका लगाते हैं। तो इसी अनुच्छेद के अंतर्गत जो है ये सब जो सुविधाएं हैं वो दी गई हैं। और अनुच्छेद 26 जो है सामूहिक जो धार्मिक स्वतंत्रता है उसकी चर्चा करता है कि जो अनुच्छेद 26 है इसके अनुसार जैसे हम जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं या फिर सड़क पर जो नमाज पढ़ते हैं, धार्मिक संस्थानों की स्थापना करते हैं, धार्मिक जो क्रियाकलाप हैं उनके अंदर भाग लेते हैं, तो वो जो है अनुच्छेद 26 के अंतर्गत जो है रखे गए हैं।
अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए दिया गया जो धन है उस पर जो है टैक्स नहीं लगाया जा सकता। या फिर जो सरकार जो है सभी व्यक्तियों से यानी जो प्रति व्यक्ति हैं उनसे जो टैक्स वसूल करती है उसको किसी भी एक धर्म पर जो है वो नहीं व्यय कर सकती। जैसे कि सभी धर्मों के लोगों से टैक्स वसूल किया जाता है, तो उसी प्रकार से जो है अगर सरकार उसको किसी भी मंदिर या फिर जो मस्जिद है उसमें एक में लगाना चाहे तो वो नहीं लगा सकती। और जो अनुच्छेद 28 है वह सरकारी धन से जो चल रहे संस्थान हैं यानी कि जो धार्मिक संस्थान हैं उनमें धार्मिक शिक्षा के बारे में जो है वो बताता है। यानी कि जैसे स्कूल जो हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, एक सरकारी, प्राइवेट या फिर तीसरा कोई ऐसा स्कूल जो कि सरकार के द्वारा ही जो है वो चलाया जा रहा हो। चौथा जैसे जो मदरसे होते हैं मुस्लिमों के जो लिए जो बनाए गए मदरसे हैं वह चौथे स्कूल के रूप में आते हैं। तो सरकारी स्कूलों के अंतर्गत तो क्या है कि सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा दी ही नहीं जा सकती। और जो प्राइवेट या फिर जो सरकार के द्वारा चलाए जाने वाले स्कूल हैं उनके अंतर्गत जो है हम धार्मिक शिक्षा दे तो सकते हैं, लेकिन किसी भी व्यक्ति को फोर्स नहीं किया जा सकता कि वह इस धर्म को अपनाए या फिर ना अपनाए। कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से अगर किसी धर्म को या फिर कोई धार्मिक शिक्षा ग्रहण करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन किसी को फोर्स नहीं किया जा सकता। अगर रिमार्क के तौर पर देखें तो जो संस्कृत भाषा है वो एक भाषा है, न कि हिंदू धर्म की धार्मिक शिक्षा। और इसी प्रकार से जो उर्दू है या फिर जो अरबी है वो एक भाषा ही है, न कि इस्लाम धर्म की जो शिक्षा है वो है। इसीलिए ही जो सरकारी मदरसे होते हैं उनके जो अंतर्गत अनुच्छेद 28 का जो है उल्लंघन नहीं होता, क्योंकि जो मदरसे होते हैं उनको तो बनाया ही जो है धार्मिक शिक्षा के लिए है। जो संस्कृति एवं शिक्षा से संबंधित जो अधिकार हैं उनको अनुच्छेद जो 29 और 30 हैं उसके अंतर्गत दिया गया है। तो जो अनुच्छेद 29 है वो क्या कहता है? जो अनुच्छेद 29 है वह अल्पसंख्यक के जो हित हैं उनका संरक्षण करता है, यानी कि कोई भी कम संख्या का जो समुदाय है उसके रक्षा करता है और कहता है कि वह अपना जो धर्म है या फिर जो भाषा है, संस्कृति है, उसके आधार पर किसी भी संस्थान में प्रवेश से जो है उन्हें नहीं रोका जा सकता। और वह अपने जो बच्चे हैं या फिर जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनके लिए शिक्षा देने के लिए निसंकोच जो है कोई भी स्कूल या फिर जो पसंद की संस्था है उसको खोल सकते हैं। जो सरकार है उसे इस चीज़ के लिए जो है वो पैसे भी उपलब्ध कराती है। यह जो है अनुच्छेद 30 के अंतर्गत कहा गया है। और जो अनुच्छेद 31 है, अनुच्छेद 31 के अंतर्गत जो संपत्ति का अधिकार है, यानी कि जो पिता की संपत्ति होती है उसको पहले क्या होता था कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत रखा गया था, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब इसे मूल अधिकारों से हटा दिया गया है। और जो संविधान में संशोधन हुआ था 44वां संशोधन, उस संशोधन के द्वारा इसे कानूनी अधिकार में शामिल कर दिया गया है। जो अनुच्छेद 300 क है इसको अब जो है वहाँ पर ऐड कर दिया गया है। जो अनुच्छेद 19 है, यानी कि जो अनुच्छेद 19 वीआई में कहा गया था कि जो अर्जित संपत्ति है उसकी चर्चा, जबकि 31 में जो पैतृक संपत्ति होती है उसकी जो है चर्चा की गई है। जो मूल अधिकार हैं उनको हमसे सरकार या फिर जो जनता है कोई भी छीन नहीं सकता, जबकि जो कानूनी अधिकार हैं उनको जनता नहीं छीन सकती, किंतु सरकार जो है वो छीन सकती है। इसके लिए सरकार ने जो भूमि अधिग्रहण विधेयक है उसको भी पास किया था। और जो संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को अनुच्छेद 32 के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 32 जो है सबसे इम्पोर्टेंट अनुच्छेद है, क्योंकि अब तक हमें जितने भी मूल अधिकार दिए गए हैं अगर अनुच्छेद 32 ना हो तो उनका जो है कोई भी मतलब नहीं रहता। जैसा कि जो संवैधानिक उपचारों के अधिकार हैं अनुच्छेद जो 32 है उसके अंतर्गत रखे गए हैं।
तो जो अनुच्छेद 32 है उसके अंतर्गत जो है जो सुप्रीम कोर्ट है जो न्यायालय है उसको रखा गया है कि जो मूल अधिकार हैं उनको मूल अधिकार बनाने वाला मूल अधिकार कानून यही है, क्योंकि इसके द्वारा कोई भी व्यक्ति जो मौलिक अधिकार है उसका हनन होता है तो इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वह उनकी पूरी बात सुनने के बाद जो है वो रीट जारी करता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि अगर किसी को जो है कोई बीमारी है तो वो क्या करता है, वो डॉक्टर के पास जाता है। तो डॉक्टर जिस प्रकार से उसको चेक करके दवाई जो है वो कहता है कि तुम ये दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करो, यानी कि ये दवाई लो, और उसी प्रकार से जो है अगर किसी के मूल अधिकारों का हनन होता है तो वह जो है उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जो है फिर उसकी जो है देखता है कि यह जो है सच कह रहा है या फिर नहीं कह रहा, और अगर उसकी बातें सच होती हैं तो जो सुप्रीम कोर्ट हैं उसके न्यायाधीश रीट या फिर जो याचिका है उसको जारी कर सकता है। जो रीट के क्षेत्राधिकार हैं वो 5 प्रकार के होते हैं, जैसे कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है पहला, यह व्यक्तिगत की जो स्वतंत्रता है, यानी कि किसी भी व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट माने जाने वाली रीट है। यह बंदी बनाने वाले जो अधिकारी हैं उनको आदेश देती है कि उन्हें जो है 24 घंटे के अंदर सह शरीर न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा। जैसा कि हमने पढ़ा था कि किसी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, तो वह बंदी जो प्रत्यक्षीकरण है इसी के अंतर्गत किया जाता है। दूसरा जो परमादेश होते हैं, परमादेश का अर्थ है कि हम आदेश देते हैं किस समय पर जब कोई सरकारी अधिकारी अच्छे से अपना जो काम है वो ना करता हो तो उस पर जो है यह परमादेश जारी किया जा सकता है। जो अधिकारों की परीक्षा है, यानी कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करने लगे जिसके लिए वह अधिकृत न हो तो उसे जो है सकने को कल्लर का जो अधिकार है वो पूछा जाता है। जो संवैधानिक उपचार है उसके अधिकार की परीक्षा को पोस्टमार्टम जो है वो कहा जाता है। और जो हमारा प्रतिच्छेद है, यानी कि यह ऊपरी न्यायालय अपने से जो नीचे के न्यायालय होते हैं उन पर रीट जारी कर सकता है, जब जो निचला न्यायालय है अपने अधिकारों का उल्लंघन करके जो फैसला है वो सुना रही होती है। या फिर एक उत्प्रेक्षण भी होता है, यह भी न्यायालय जो है अपने जो निचले न्यायालय होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो हाई कोर्ट पर तब लाती है जब निचली न्यायालय अपने अधिकार का उल्लंघन जो करके फैसला सुना चुकी होती है। जो भीमराव अंबेडकर हैं उन्होंने जो अनुच्छेद 32 है उसको संविधान की आत्मा भी कहा है। किसी भाग को संविधान की आत्मा कहते हैं तो वो प्रस्तावना होती है। और ये 5 प्रकार के जो रीट हैं जो कि अनुच्छेद 226 है उसके तहत हाई कोर्ट भी जारी कर सकती है, कि ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ही जो है वो रीट जारी कर सकती है, बल्कि जो हाई कोर्ट है वह भी रीट जारी कर सकता है। तो जो अनुच्छेद 33 है उसके अंतर्गत जो देश की सुरक्षा है, यानी कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा है या फिर जो उनके हित हैं उसमें संसद, सेना, मीडिया या फिर जो गुप्तचर हैं उनके मूल अधिकारों को सीमित जो है वो किया जाता है। यानी कि अनुच्छेद 33 के अंतर्गत संसद के, सेना के, मीडिया के या फिर जो गुप्तचर हैं उनके अधिकारों पर अंकुश लगाया जाता है। और जो अनुच्छेद 34 है उसमें भारत के किसी भी एरिया में सेना का जो कानून है उसको लागू किया जा सकता है। सेना का जो न्यायालय है उसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है, और सबसे जो कठोर जो मार्शल नियम होते हैं वो एक्सेल जो फोर्सल स्पेशल पावर का जो एक्ट है उसे कहा जाता है। और जो अनुच्छेद 35 है वो भाग 3 में दिए गए जो मूल अधिकार हैं उनको लागू होने की जितनी भी विधि हैं उनको अनुच्छेद जो 35 है उसी के अंदर रखा गया है।
तो हम जो है आगे भी आप सभी के साथ हमारी जो ये सीरीज चल रही है इसको आगे कंटिन्यू रखेंगे। तो आप जो है तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।